So we have started structure of atom and we have covered till electromagnetic radiations, right? तो जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कवर किया है उसके अंदर हमने सीखा कि हमारे पास बहुत तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पॉसिबल है ना? कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, राइट? तो इतनी सारी हमारे पास रेडिएशंस होती हैं जिसमें हमने देखा कि दो तरीके का बिहेवियर होता है, राइट? एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन दिस क्लास. So it was in August, right? This one. तो हमने सीखा था कि हमारे पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिससे हमारी डिस्कवरी हुई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की. फिर हमने सीखा कि कैनाल रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है. वहां पर बस सेम ही सेटअप होता है, वी जस्ट इंट्रोड्यूस द गैस इनसाइड द कैथोड ट्यूब. तो हमारे पास जो ग्लास ट्यूब होती है उसके अंदर गैस प्रेजेंट नहीं होती जब हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट जब हम कैनाल रे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास गैसेस प्रेजेंट होती हैं. ठीक. और भी हमने ऑब्जर्व करा कि हमारे पास जो M/E रेशियो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है गैस के, यानी कि गैस फिल हो या ना हो, किसी भी तरीके की गैस हो, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, M/E की वैल्यू कैथोड एक्सपेरिमेंट में सेम आई. लेकिन जब हमने कैनाल एक्सपेरिमेंट करा जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करती है, तो हमने देखा कि अगर गैसेस हम अलग अलग लेंगे तो हमारी M/E की वैल्यू भी चेंज होती है, राइट? क्योंकि हम मास को ऊपर रखते हैं, नीचे चार्ज को रखते हैं. तो मास अगर हमारे पास हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन गैस होगी तो मास अलग है हाइड्रोजन गैस का. हीलियम गैस होगी तो उसका मास अलग है ना? तो M/E की रेशियो अलग अलग आती है इन द केस ऑफ कैनाल एक्सपेरिमेंट. फिर हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा तो हम वहां पर उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. जो हमारे पास Z होता है उतने ही प्रोटॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, राइट? जैसे हमने यहाँ देखा था कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 होता है, तो वही हमारी Z की वैल्यू होती है. तो वो जो Z की वैल्यू 11 है उतने ही प्रोटॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 11 प्रोटॉन्स हैं. अब देखो, अगर कोई चार्ज नहीं है यानी कि न्यूट्रल स्पीशीज है, उस केस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? ध्यान रखना, न्यूट्रल स्पीशीज होनी चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए. सिर्फ उसी केस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे. फिर बात आती है न्यूट्रॉन्स की. तो न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस करना होता है. तो वी नो द प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. तो मास नंबर क्या होता है? देखो, जो ऊपर उसका मास होता है, जैसे सोडियम का जो मास होता है वो 23 है. अब ये आपको पता कैसे लगेगा कि सर 11 है, 23 है? ये सब आपको याद करना है. जो सोडियम है वो 11वें नंबर पे आता है. आपको सीरीज बोला गया होगा स्कूल के अंदर कि आपको याद करनी है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन करके अप टू 20, राइट? तो ये आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, ये इसको लाइटली नहीं लेना है क्योंकि इसके बिना आप आगे चीजें कर ही नहीं पाएंगे. तो यू शुड रिमेंबर ईच एलिमेंट अप टू 20 एज ऑफ नाउ, अप टू 20. और उनके मासेस भी आपको याद करने हैं. ठीक है, सिर्फ नंबर याद होना काफी नहीं है, उसका मास नंबर, मास क्या होता है उस एलिमेंट का, ये भी याद करना है. तो 20 तक जितने एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मास आपको याद करने हैं. ठीक है, तो 23 जो है उसका मास नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 23 में से 11 माइनस कर देते हैं. तो 23 माइनस 11 जितना भी आया उतने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. देखो, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स. तो 23 माइनस 11 12 न्यूट्रॉन्स हो गए, राइट? फिर हम इस तरीके से किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर देखो चार्ज प्रेजेंट होगा तो 2+ का चार्ज मतलब क्या है कि वहां पर न्यूट्रॉन्स जो है वो 2 चले गए, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना पड़ेगा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 12 प्रोटॉन्स थे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट इस केस में मैग्नीशियम पे चार्ज प्रेजेंट है. ये पिछली वाली की तरह सोडियम की तरह न्यूट्रल नहीं है. तो क्योंकि 2+ का चार्ज है, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा. और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 2 करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होता तो हम वहां पे ऐड करते. समझ आ रहा है? पॉजिटिव के लिए माइनस करेंगे, नेगेटिव चार्ज अगर होगा स्पीशीज पे तो हम ऐड करेंगे. कितना ऐड करेंगे, जितने का चार्ज होगा. अगर 3 नेगेटिव का चार्ज है तो हाँ जी, चार्ज आपको गिवन होगा, जो भी स्पीशीज होगी आपको बताया जाएगा, आपको इसका निकालना है, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे मैंने आपको Mg2+ दे दिया, तो नाउ यू हैव द चार्ज ऑफ 2+ ऑन द Mg मैग्नीशियम. ये आपको गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है,
तो आपको उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पता होना चाहिए। तो जितना एटॉमिक नंबर 12 होता है तो 12 ही प्रोटॉन्स होंगे। मास नंबर भी आपको याद होना चाहिए, 24 होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो 24 में से 12 आप माइनस करेंगे, आपके न्यूट्रॉन्स आ गए। अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर न्यूट्रल होता तो मैं 12 इलेक्ट्रॉन्स लिख देता, क्योंकि 12 प्रोटॉन है। बट यहाँ पे 2 प्लस का चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, -2 करेंगे, क्योंकि 2 प्लस का चार्ज है। फिर हमने देखो यहाँ पे सीखा कि स्ट्रक्चर को एटम का कैसे बताया गया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो है जे जे थॉमसन। आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है, आपने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ आपने नहीं पढ़ा है, तो हम उसको बस रिकॉल कर रहे हैं। जो नई चीज है उनको हम आगे स्टडी करते चले जा रहे हैं। तो जे जे थॉमसन का जो मॉडल था वो वाटरमेलन टाइप या फिर प्लम पुडिंग मॉडल को समझाया गया कि हमारे पास जो पूरा रेड स्फेयर आप देख रहे हैं ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और जो बीच में आप ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये देखो रैंडमली डाले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स तरीके से यहाँ पर बिठाया गया हो इलेक्ट्रॉन्स को, रैंडमली प्लेस्ड है। और लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा होगा वो बिल्कुल बराबर होगा जो ये पॉजिटिवली चार्ज रेड स्फेयर है। समझ आ रहा है? सो डैट कि ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज ही ना हो। अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज हमारा स्फीयर है, तो ये बैलेंस करेंगे, इक्वल है ना, प्लस और माइनस, तो न्यूट्रलाइज होंगे। तो ये इतना चार्ज है कि दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं, सो डैट कि नेट चार्ज जो है एटम के ऊपर वो जीरो आ रहा है, कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है एटम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बैलेंस हो रहा है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से। दूसरा क्या बोला गया कि ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और बाकी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। बिल्कुल बराबर तरीके से बांट दिया गया, रैंडमली बांटा गया। तो अगर आप कहीं से भी छोटा सा क्यूब अगर हम उठाते हैं, ठीक है, ये सब सीख चुके हैं। अगर मैं छोटा सा क्यूब अगर यहाँ पे उठाता हूँ, तो 2 क्यूब आप कहीं से भी उठा लें, ठीक है, सेम साइज के, तो उनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा होगी या क्वांटिटी होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह समान है, ठीक है, यानी कि कहीं से भी आप उठा लें आपको सेम चीज मिलने वाली है, सेम तरीके का क्यूब मिलने वाला है, फर्क नहीं बता पाएंगे। दिस इज योर यूनिफॉर्मिटी इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बोला था जे जे थॉमसन ने। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो मॉडल है इसने ज्यादा कुछ इतना खास समझाया नहीं, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब किया हुआ, जब उन्होंने किया तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन आई उसको कंपेयर किया गया विद द फाइंडिंग्स ऑफ जे जे थॉमसन। समझ आ रहा है? रदरफोर्ड सर ने अपना एक्सपेरिमेंट करा और अपने स्टडी के ऑब्जर्वेशन को ये ट्राई करा कि जे जे थॉमसन सर का जो मॉडल है वो समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा। तो उन्होंने देखा कि नहीं समझा पा रहा, तो उन्होंने अपना मॉडल दिया। क्या बोला कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन बड़ी सिंपल सी थी कि जो 99% अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए, उनमें से कुछ 0.6-0.7% जो थे वो डिफ्लेक्ट कर गए स्मॉल एंगल से, ठीक है, कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिली। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं आपके He2+ आयंस, ठीक है, ये होते हैं आपके। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये क्या करता है, डिकम्पोज होता है। यू विल स्टडी दिस इन द लेटर स्टेजेस कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। तो उसमें जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या रिलीज करता है, He2+ आयन, उसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब ये जो He2+ आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, दिख रहा है, देखो 2+ का चार्ज है। तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अगर ये न्यूक्लियस के पास आएगा तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उसके अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। तो ओवरऑल क्या बोलेंगे हम कि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि न्यूक्लियस जो है उसके पास अगर He2+ आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, है ना। ये आपका He2+ है और ये आपका न्यूक्लियस है, तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसी रिपेल करने की वजह से डिफ्लेक्शन देखने को मिली। जो ऊपर से जा रहे हैं वो तो स्ट्रेट चले गए, देखो जो इसके कांटेक्ट में नहीं थे, हमारे पास न्यूक्लियस के कांटेक्ट में नहीं थे, तो वहां उनको कोई रिपल्शन देखने को मिली नहीं, तो वो सीधे चले गए। ऐसा 99% देखने को मिला। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है ना, तभी तो सीधा जा पाएगा। अगर न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता, जैसे मैंने यहाँ पे फिर भी थोड़ा अच्छा साइज दिखाया हुआ है, ये एक अच्छा डिसेंट साइज है, बट एक्चुअली में तो बहुत छोटा सा होगा, बहुत इतना दिखेगा भी नहीं। इतना छोटा होने पे तो क्या होगा, आधे से 99% इलेक्ट्रॉन सीधे चले गए, यानी कि न्यूक्लियस है तो सही, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो देखने को मिली, तो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है। बट ये देखा गया कि 99 सीधे चले गए, इसका मतलब बहुत छोटा है। अगर बड़ा साइज का होता तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देखते, यानी कि अगर मैं 100 हीलियम पार्टिकल्स भेजता तो 100 में से 80 जो डिफ्लेक्ट कर गए। अगर ऐसा होता
तो मैं कहता कि न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। 100 भेजे तो 100 में से 99 जो है वो सीधे चले गए। चलो 99 तो नहीं बोलना चाहिए, लेट से 97 98 चले गए। उसमें से एक दो पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए और एक पार्टिकल जो था वो बाउंस बैक कर गया, यानी कि वो एग्जैक्टली सेंटर पे आया होगा, ऐसे सेंटर पे आया और ये न्यूक्लियस से सेंटर पे चला गया। ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्टिकल है जो बाउंस बैक करता है, ये कभी टच नहीं कर पाएगा। आपने मैग्नेट्स देखे हैं, आपने देखा होगा कि मैग्नेट्स को जब हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं सेम पोल्स को, पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को, तो वो रिपेल करते हैं, आप उसको टच नहीं कर पाते। आप कुछ बोलेंगे सर मैं तो कर देता हूँ, आप जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक पावर कम है। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे तो उसको आप पास ला ही नहीं पाएंगे। आप जितनी पावर लगा लेना आप नहीं ला पाएंगे उसको पास, ठीक है। तो क्या होता है, आप ये ऐसा होगा कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये हीलियम पार्टिकल आया 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 इसके पास आया, ये यहीं तक आ पाएगा, इसके बाद यहीं से वापस चला जाएगा। तो ये जो होता है, ये वाला डिस्टेंस जो होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये कितनी वैल्यू होती है ये सब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ये अभी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब 11th क्लास का टॉपिक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस जो आएगा वो टच नहीं हो पाएगा इस न्यूक्लियस से, जो बाउंस बैक होने वाला है वो आएगा थोड़ी बहुत क्लोज आएगा, फिर वहां से वापस चला जाएगा इस तरीके से। तो ये जो गैप बच जाएगा, ठीक है, जिस जो टच नहीं हो पाया वो वाला जो गैप रह जाएगा उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी होती है ये सब हम सीखेंगे क्लास 11th में। अभी के लिए इतना समझ लें कि ऐसा होता है। फिर हमने यहाँ पे सीखा कि जो हमारे पास गोल्ड न्यूक्लियस होता है, गोल्ड क्यों चूज किया गया, क्योंकि उसका न्यूक्लियस काफी हैवी है, ठीक है। अब गोल्ड न्यूक्लियस हैवी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अगर कोई छोटा सा भी चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसको भी रिपल्शन ऑब्जर्व हो जाएगी, है ना। यहाँ से जैसे कि He2+ आयन है, He2+ आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज, जब ये न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में आएगा, न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बहुत हैवी एटम होता है गोल्ड का। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो छोटा सा 2+ चार्ज वाला पार्टिकल ये भी रिपल्शन ऑब्जर्व कर लेता है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे हैवी पार्टिकल है। दूसरा क्या है, गोल्ड पार्टिकल देखो डक्टाइल होता है, इसकी शीट बनाना बड़ा आसान है, पतली सी शीट आप बना सकते हैं मेटल की, है ना, डक्टिलिटी आपने पढ़ा होगा। फिर दूसरी चीज ये कि गोल्ड जो होता है ये केमिकली इनर्ट रहता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तभी तो इसको ज्वेलरी वगैरह में हम यूज करते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता ऑक्साइड्स वगैरह या किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता। तो बड़ा आसान था कि जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी वो प्योरली इस बेसिस पे होगी कि हमारे पास न्यूक्लियस पे चार्ज है और जो हम चार्ज पार्टिकल भेज रहे हैं उनके बीच में रिपल्शन हो रही है, उसी की वजह से डिफ्लेक्शन आ रही है और कोई रिएक्टिविटी नहीं हो रही होगी, राइट। देन जैसे ही फिर हमने ये देखो आगे समझा कि ये जो रदरफोर्ड मॉडल था ये ज्यादा अच्छा चला नहीं, कुछ टाइम तक तो ठीक था, बट जब हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोला कि जो चार्ज पार्टिकल होगा, एनी चार्ज पार्टिकल, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो, अगर वो मोशन में है, मोशन मतलब कि वो घूम रहा है, कुछ भी उस किसी मोशन में घूम रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएशंस को रिलीज करता है, ठीक है, एनर्जी रेडिएशंस। अब ये जो एनर्जी रेडिएशंस होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है, यानी वो सारी रेडिएशंस जो आपस में डिफर करती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, राइट। तो कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये एक दूसरे में आपस में अलग क्यों है, क्योंकि किसी की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है किसी की फ्रिक्वेंसी कम है। जैसे लेफ्ट टू राइट से अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट में क्या है सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी और सबसे राइट में जो है उसकी सबसे कम फ्रिक्वेंसी होगी। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन विच आई हैव रिटन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी किसी चीज की ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, ओके। देन हमारे पास ये जो चार्ज पार्टिकल था, ऐसा देखा कि उन्होंने जो मॉडल दिया रदरफोर्ड सर ने, उन्होंने बोला कि बीच में न्यूक्लियस है छोटा सा, बहुत हल्का छोटा सा, जिसमें सारा मास कंसंट्रेटेड है और उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये बोला गया। अब ध्यान से सुनो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है, इसका मोशन है, ये तो घूम रहा है, उन्होंने बोला कि घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। अगर ये मोशन में है, चार्ज पार्टिकल है, तो इसे तो रेडिएशन निकालनी चाहिए, ये रेडिएशन रिलीज करेगा। अगर ये रेडिएशन रिलीज करेगा तो हर रेडिएशन की एनर्जी है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हर एनर्जी होगी वो होगी एच न्यू के बराबर, है ना, आपने लास्ट क्लास में सीखा है, दैट इज दिस एच न्यू।
तो कोई भी एनर्जी रिलीज हो रही होगी एच न्यू से हम बता सकते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में। अब अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, कहाँ गया, यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कम होगी इसकी। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लूज होगी, तो वेलोसिटी कम होगी, तो फिर तो ये जिस पाथ में घूम रहा होगा ऐसे घूमेगा ही नहीं, स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा। और देखो इनके बीच में अट्रैक्शन तो है ही, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो अट्रैक्ट करेंगे 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 और स्लो होते जा रहा है, स्लो होते जा रहा है, अट्रैक्ट अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसे अट्रैक्शन की वजह से, स्लो स्पीड होने की वजह से ये तो गिर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। सो दैट वाज द ड्रॉबैक और फेलियर ऑफ रदर मॉडल, है ना, रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर ये यहाँ पर नजर आया कि इलेक्ट्रॉन शुड गेट कोलैप्स्ड इफ द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी ऑन इट्स मोशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में लूज होनी चाहिए थी एनर्जी, तो फॉल कर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसी वजह से इनस्टेबिलिटी कि स्टेबल क्यों है एक एटम, ये चीज रदरफोर्ड सर नहीं बता पाए। फिर जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, ओके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हमने सीखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि कोई भी हमारे पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसके पास दो बिहेवियर होते हैं। एक बिहेवियर तो होता है कि वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि अगर कोई भी हमारे पास वेव होगी तो वो इस तरीके से ट्रेवल करेगी। अब वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्रस्ट से क्रस्ट, क्रस्ट टर्फ क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होती है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा, तो उसको हम नहीं अब यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा यूज नहीं है अभी, ठीक है, उस चीज का। तो वेव करेक्टर है कि यानी कि वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। दूसरा क्या है, पार्टिकल करेक्टर। ये पार्टिकल करेक्टर समझाया था मैंने। पार्टिकल करेक्टर क्या होता है, ये जो वेव होती है ये बेसिकली छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। ओके, तो ये जो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्मेशन है, इसी चीज को क्या बोला गया, इसी चीज को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नंबर्स के अंदर पैकेट होते हैं ये। ऐसा नहीं होता वन। कौन सा वाला? हम्म। जो वेव होती है वो वेव इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, ये आपको पता है। ऊपर वाले क्रस्ट होते हैं, नीचे वाले ट्रफ होते हैं, ये पता है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ये सारी, इनमें से कोई भी उठा लो, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इनमें से अगर हम कोई भी पिक करेंगे तो इनके अंदर एक तो वेव करेक्टर, वेव करेक्टर मतलब इस तरीके से वेव की तरीके से ही चलती हैं, ट्रेवल करती हैं, ठीक है। जैसे मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर आना है यहाँ पे, तो वेव की तरीके से आएगी, ये वेव की तरीके से, इस तरीके से वेव की फॉर्म में। अब जैसे ही हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करती है। अब जब ये इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल करेक्टर शो होता है। पार्टिकल करेक्टर क्या है कि ये देखा गया कि ये जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, इन सब की कुछ एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो दी जाती है वो दी जाती है हमारी एच न्यू से। एनर्जी जो दी जाती है दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू, हर पैकेट की एनर्जी। जो E है वो होती है एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, या पैकेट, एनर्जी पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, उन्हीं को पार्टिकल्स को बोला गया। पार्टिकल कह लो पैकेट्स कह लो, एक ही बात है, इस चीज से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसको एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन किया गया। ये जो H होता है ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हाँ, कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगी। ये होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे आप जो भी लेंगे, कॉस्मिक, गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये आपको गिवन होगी, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये आपको गिवन होगी, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो आपको जस्ट पुट करना होगा। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है इट कैन बी इन सेकेंड इनवर्स और इन हर्ट्स। हर्ट्स में
और सेकंड इनवर्स में यूनिट बताई जाती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो हमने जो पढ़ा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स हैं या पैकेट्स हैं, ये ऐसे ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से चल रहे होंगे। तो हम क्या क्या करा, E1 पहले वाले पैकेट की एनर्जी निकाली, कैसे निकाली होगी, एच न्यू से, है ना, इसी वाले फॉर्मूले से, एच न्यू से हमने E1 निकाला, हमने E2 निकाला, E3 निकाला, E4 निकाला, इस तरीके से हर पैकेट की एनर्जी निकाल के देखी, और हमने ये पाया कि हर पैकेट की एनर्जी सेम है। ठीक है, हर पैकेट की एनर्जी सेम है। इसका मतलब कि अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई वेव है, उसके अंदर 100 पैकेट्स हैं, उसके अंदर 100 पैकेट्स हैं, तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी। देखो, एक पैकेट की एनर्जी होती है एच न्यू, एक पैकेट की एनर्जी होती है एच न्यू। तो अगर टोटल एनर्जी निकालनी है मुझे, तो एक पैकेट की अगर एच न्यू है तो 100 पैकेट की कितनी होगी, 100 × एच न्यू। यही तो आया कि जितने पैकेट होंगे उसको एक पैकेट की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी, है ना। इसी तरीके से अगर कोई भी वेव एन पैकेट से बनी हुई है, उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो एन है, या उसके अंदर पैकेट्स जो हैं वो एन है, तो टोटल एनर्जी जो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो कितनी होगी, एन इंटू एच न्यू, टोटल पार्टिकल्स इंटू हर एक पार्टिकल की एनर्जी। क्लियर है। जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो एक पार्टिकल होता तो एक एच न्यू, 2 पार्टिकल होता तो 2 एच न्यू, 3 पार्टिकल होते 3 एच न्यू, 4 पार्टिकल होते 4 एच न्यू, 5 पार्टिकल होते 5 एच न्यू, 100 पार्टिकल है 100 एच न्यू, 200 पार्टिकल है 200 एच न्यू। हाँ जी पूछो। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड है, छोटे छोटे पार्टिकल जो है इक्वली डिवाइडेड किया हो रखा है, इसी चीज को क्वांटाइजेशन बोला गया। हाँ बिल्कुल, अरे देखो ना, ये जो रेडिएशन होगी ये किसी एक की तो होगी, या तो आप एक्सरे यूज कर रहे होगे, समझ आया, वेव जो है वो एक्सरे की तो है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, फ्रीक्वेंसी एक्सरे वाली यूज होगी, तो एच तो कांस्टेंट होता ही है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी ना, E=H न्यू। हाँ हाँ, अब ये चेंज हो सकती है अगर कोई बच्चा यहाँ पे यूवी ले लेगा, समझ आया, फिर यूवी की फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी आपको, तब H ν2 मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर जो यूवी वाली होगी फिर वो यूवी के पैकेट सेम होंगे, इस तरीके से, है ना, H ν2 H ν2 H ν2 H ν2 H ν2 इस तरीके से चल रहा होगा। यहाँ पे H ν1 मान लो, अगर एक्स ले ली हुई है तो H ν1 H ν1 H ν1, हर पैकेट की H ν1 होगी, समझ आया। हाँ 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 बिल्कुल गिवन होगी, आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, ये गिवन होंगी आपको इधर, अगर इसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो आपका टेस्ट होगा ना उसमें मैं डाल भी दूंगा, और वी विल प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चन लेटर ऑन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक सीखा था इन द लास्ट क्लास। क्लियर है ईशान, इतना क्लियर है, देखो एवरीवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमें सीखना है बोहर मॉडल। आपने थोड़ा बहुत बोहर मॉडल पढ़ा होगा, तो हम अब यहाँ पे आगे डिस्कस कर रहे हैं कि बोहर मॉडल जो था वो क्या बोला गया। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बोहर मॉडल, तो देखो बोहर मॉडल का जो पहला पॉइंट था, उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज होती है, सेंटर, या ऐसे लिखो, पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इन द सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोला गया, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ, या सर्कुलर पाथ बोला गया, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, कॉल्ड ऑर्बिट्स, इसको बोल दिया गया ऑर्बिट। हैविंग
same, yes, लिखा having fixed energy, fixed energy value. कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये बोला गया कि देखो बीच में तो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बात कोई नई नहीं है, ये क्योंकि रदरफोर्ड सर ने बता दी थी कि बीच में न्यूक्लियस होता है, छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन बोली गई कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिनका नाम रख दिया गया ऑर्बिट। यानी कि अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, और इनका नाम क्या है, किस में मूव कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा यहाँ पे, इसकी एनर्जी जो पूरी ऑर्बिट है ये फिक्स होगी। यानी कि इस ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज फिक्स्ड, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी इस ऑर्बिट की। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एनर्जी इज, या हम कह सकते हैं एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और emitted only when electronic transition occur, electronic transition occur। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी ना तो लॉस होती है ना गेन होती है, ना तो एनर्जी को लूज करेगा ना गेन करेगा। जो उस ऑर्बिट की एनर्जी होगी जो फिक्स हो रखी है वो उसी एनर्जी पे घूमता रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी फिक्स है, पहली बात तो ये। अब वो जो एनर्जी फिक्स है उसी वही वाली एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की। वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी उसी एनर्जी से वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, ना तो एनर्जी कम होगी उस इलेक्ट्रॉन की ना एनर्जी बढ़ेगी। कब घटती और बढ़ती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन कब होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि एब्जॉर्ब कर दी एनर्जी, इमिट मतलब रिलीज कर दी, लॉस कर दी। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझो, ऑब्जॉर्व मतलब होता है गेन करना, एनर्जी को गेन करना, और इमिशन का मतलब होता है लॉस करना, कि लॉस हो गई एनर्जी। तो ये कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, देखो कि हमारे पास के शेल होता है, एल शेल होता है ना, एम शेल होता है, इस तरीके से। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन के शेल से मान लो एल शेल में चला जाए, के शेल से मान लो एम शेल में चला जाए, या फिर एम शेल से एल शेल में आ जाए, एम शेल से के शेल में आ जाए, एल शेल से के शेल में आ जाए। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन समझ आ रहा है कि शेल्स चेंज करना, के से एल में चला गया, एल से एम में चला गया, कोई एम से के में आ गया, एम से एल में आ गया, तो ये सब क्या है, ये ट्रांजिशंस हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा उसी केस में हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी। ठीक है, या तो एनर्जी को गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या फिर एनर्जी को लॉस करेगा, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करोगे आप तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर कोई अनस्टेबल स्टेट होगी तो वापस से वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, स्टेबल एनर्जी स्टेट में आएगा। ठीक है, तो गेन स्टेबिलिटी वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का, कोई भी देखो, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में होगा वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए हर सिचुएशन के अंदर। तो अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी स्टेबल स्टेट में जाना चाहेगा। ठीक है, इसलिए वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांजिशन वहां देखने को मिलेगी। अगर आप एनर्जी देंगे ही नहीं, ऑलरेडी वो स्टेबल स्टेट में होगा, तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे अगर आप सोडियम की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, सोडियम की बात करते हैं तो 11 होता है एटॉमिक नंबर, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 हो गए, और ये 1। अगर आप मुझसे इसमें पूछते कि सर यहाँ ट्रांजिशन होगी, मैं बोलूंगा अभी नहीं होगी। कब होगी, अगर मैंने देखो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर दी, एनर्जी प्रोवाइड कर दी, होगा क्या कि ये एनर्जी ये वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा जो वैलेंस शेल में, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल बोलते हैं उससे, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा।
तो ये जो एनर्जी है ये वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, इस एनर्जी को लेके ये बाहर आ जाएगा। अब बात आ रही है कितना बाहर आएगा। देखो आगे शेल्स होंगे, ऐसे और शेल्स होंगे। अगर मैं इसे इतनी एनर्जी दे दूं कि ये इन्फानाइट पे आ जाए, इन्फानाइट शेल्स पे, KLMN ऐसे कर करके इन्फानाइट शेल्स होंगे। तो अगर ये इन्फानाइट पे आ जाए तो इसका मतलब ये एटम से बाहर आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो दिस इज कॉल्ड, ये तो देखो ये नोटेशंस हैं। ठीक है, ये सारी नोटेशन जो है डिफाइंड की गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा। अगर आप देखो ईशान, ध्यान से सुनो, देखो अगर आप इन सारी चीजों पे फोकस करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये साइंस बेस्ड नहीं क्वेश्चन है अभी। ठीक है, कि के शेल क्यों लिया गया, ए से क्यों नहीं शुरू किया गया, आप समझ रहे हैं। अगर आप इन चीजों पे क्वेश्चन, हाँ अगर आप इन चीजों पे क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप एक्चुअल साइंस नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ चीजों का जवाब मेरे पास भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मेरे पे नहीं है, क्योंकि मैंने देखो अगर ये बनाई होती चीज, मैं बोलता मैंने कैसे क्यों शुरू किया गया, मैं ए से भी तो कर सकता था। पर प्रॉब्लम ये है कि जो साइंटिस्ट ने बताया, जो उनके अकॉर्डिंग उनको लगा, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने KLMN शुरू कर दिया। KLMN जो था ना वो बहुत अर्ली स्टेजेस में था, आज फॉलो नहीं होता KLMN, सही बताऊं तो। आज 1 2 3 से शुरू होता है सब कुछ। अब आप ये बोलेंगे सर 1 से क्यों शुरू हुआ, 0 से क्यों नहीं हुआ, तो 0 कुछ होता ही नहीं है, 0 शेल कुछ होता ही नहीं, समझ आ रहा है। तो KLM जो है ना, देखो वो 9 क्लास में है। मैं KLM इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभी वही पता है। अगर मैं n = 1 2 3 करूंगा तो आप फिर क्वेश्चन पूछोगे सर n क्यों ले रहे हैं, पॉइंट समझ आ रहा है। इसलिए मैं आपकी रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझा रहा हूँ कि KLM क्यों होता है। ठीक है, अदरवाइज एक्चुअल में n = 1 2 3 से करेंगे हम आगे जब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो ट्रांजिशन होगी बेसिकली तब होगी जब कोई एनर्जी का लॉस या गेन हो रहा होगा। ओके, फिर इसके बाद देखो क्या बोला गया कि हमारे पास, पूछो, कौन स्टेबल में पहुंचो, किस वाले केस में, यहाँ पे। अभी अभी मैंने डिफाइन किया ही नहीं है कौन सा एलिमेंट है, अभी तो मैंने नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। एनर्जी मिनिमाइजेशन जो है ना, देखो वो होता है, वो रूल के अकॉर्डिंग है, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कह रहा हूं कि आप अभी ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाली चीजों को एक साथ समझना चाह रहे हैं, बट मैं अभी एकदम नहीं समझा पाऊंगा सारी चीजें। आप अगर होल्ड करेंगे तो मैं समझा सकता हूँ हर चीज। आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं है पहले वाले में, और दूसरे वाले में 8 क्यों है, 20 क्यों नहीं है। इन सबका जस्टिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन अभी एकदम से अगर मैं इसे समझाऊंगा ना तो आप बोलोगे सर ये क्या सब बता रहे हो। तो हम ना सीक्वेंस में चल रहे हैं, हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, ये एनर्जी कब आएगी, कब स्टेबल होगा, ये सब भी सीख लेंगे। बट अभी थोड़ा सा ना होल्ड करो चीजों को। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, आगे से हम सीख लेंगे, फिर ये डाउट नहीं रहेगा। अभी हम बहुत थ्योरी पे फोकस करते हैं। ठीक है अंकित, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम अब ये आप फिजिक्स में सीखेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। दिस इज MVR। ये जो वैल्यू होती है ये होती है NH/2 पाई, NH/2 पाई। अब ये जो n है, ठीक है, ये क्या है। अब यहाँ पे देखो बॉर सर ने डिफाइन कर दिया कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि K शेल है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू n = 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे KLM की जगह हम ये कह सकते हैं कि n = 1 K शेल होगा, n = 2 सेकंड शेल होगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं, देखो फर्स्ट शेल है हमारा, फर्स्ट शेल। अगर हमारे पास L शेल है, n नंबर है, वेरिएबल है, n जो है वो वेरिएबल है। XYZ पढ़ा है, x क्या होता है ना, चेंज होती है ना x की वैल्यू, कुछ भी आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, उसमें 2 वैल्यू आती है, क्यों आती है 2 वैल्यू, है ना। देखो ऐसे जो ऐसे क्वेश्चंस मैं भी पूछ सकता हूँ लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है समझ आ रहा है। तो आपको वही हाँ, तो ये वो वाली चीज है कि ये नहीं पूछने हैं, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ।
जो n है वो वेरिएबल है, आप समझ पा रहे हैं, n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट शेल, भाई फर्स्ट मतलब 1 होता है ना, आप बोलो 1, 1 को फर्स्ट क्यों कहते हो? तो इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। n इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल, ठीक है, थर्ड शेल। तो इतना समझ आता है कि अगर मैं n इज इक्वल टू 100 बोलूँ तो 100 शेल है, 99 बोलो तो 99 शेल है, ठीक है, इस तरीके से शेल्स बने। और शेल्स कुछ नहीं है, एनर्जी है, एनर्जी स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा कुछ, कोई ना कोई। तो जो ये n है, इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसका मैं एंगुलर मोमेंटम बता सकता हूँ, है ना, यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल को आप के शेल भी कह सकते हैं ना, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे के शेल लिख देता हूँ। अब ये जो वैल्यू है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट शेल डिफाइन कर दिया, इसका मतलब n इक्वल टू 1 होगा, और अगर n इक्वल टू 1 है तो मैं एम की वैल्यू बता सकता हूँ। यहाँ से जो एम की वैल्यू आएगी, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो आएगी 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब पाई की वैल्यू भी फिक्स है 3.14, एच की वैल्यू फिक्स है, तो एम क्या हो गया, फिक्स हो गया। समझ आ रहा है? ये जो एम है, ये जो एम है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने शेल फिक्स कर दिया, एन की वैल्यू 1 रख दी। एच तो होता ही, प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। टू टू तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, पाई आपका 3.14 होगा। तो ये पूरी वैल्यू फिक्स हो चुकी है, ये कांस्टेंट आ गई फर्स्ट वाले शेल के लिए। सिमिलरली सेकंड शेल के लिए क्या हो जाएगा, 2h अपॉन 2 पाई। थर्ड शेल के लिए क्या हो जाएगा, 3h अपॉन 2 पाई। फोर्थ शेल के लिए 4h अपॉन 2 पाई। समझ आ रहा है? रेडियस होती है जो आप यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ। ये जो एम होता है, जैसे कोई सर्कल है ना, तो ये होती है आपकी रेडियस। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ मास होगा, जैसे अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कुछ वेलोसिटी से घूम रहा होगा, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी। तो यहां पर क्या हो गया, एम वी आर, मास, वेलोसिटी और रेडियस, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हम बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ, कितनी रेडियस है, तो यहाँ न्यूक्लियस होगा आपका, न्यूक्लियस से लेके जो शेल का डिस्टेंस होगा, दिस इज योर रेडियस, तो वही हम आर होता है। क्लियर? क्यों नहीं आएंगे? इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ, वरना क्यों पढ़ाता। ये सब पूछा जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, हमसे पूछा जा सकता है। तो ये वैल्यू जो कांस्टेंट है, अब मैं क्या बोला मैंने, देखो पहले शेल में 1h अपॉन 2 पाई, दूसरे शेल में 2h अपॉन 2 पाई, एन की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई। क्या ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, ध्यान से सुनना, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, समझ आ रहा है? गिनतियां कर पा रहा हूं मैं फिर से, 1 2 3 4 5, एच अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई। तो ये क्या चीज होती है, क्वांटाइजेशन। फिर से हमारे पास एक जो चीज है वो रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है तो 2h अपॉन 2 पाई, 3 बार रिपीट हो रही है तो 3h अपॉन 2 पाई, 4 बार रिपीट हो रही है 4h अपॉन 2 पाई। क्लियर है? तो यही चीज यहाँ बोलते हैं क्वांटाइजेशन, एक चीज का क्वांटाइज हो रही है, वो एक ही चीज बार 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 रिपीट हो रही है, इसकी सेम वैल्यू है। तो उस केस में एच न्यू वैल्यू फिक्स थी जो रिपीट हो रही थी, जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी बार उसका नंबर डाल दिया, 4 बार रिपीट हुई 4h न्यू हो गया, 6 बार रिपीट हुई 6h न्यू हो गया। सिमिलरली इस बार क्या वैल्यू है, h/2 पाई, ये कांस्टेंट है। ये वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी बार हम उसका नंबर डाल सकते हैं। 6 बार रिपीट हुई 6h/2 पाई, 10 बार रिपीट हुई 10h/2 पाई। हाँ 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 हाँ, बट अभी मैं नंबर के फॉर्म में समझाना चाह रहा हूँ, 1 2 3, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने ऐसे पूछा कि मेरे पास ना, मेरे पास, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा आएगा, मुझे ये बता दो कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, ये वैल्यू कितनी होगी। और आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे 5h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई या 6h/2 पाई, में से कौन सा सही है।
तो ध्यान से देखो, एन शेल है, के के लिए होता है एन इज इक्वल टू 1, एल के लिए होता है एन इज इक्वल टू 2, एम के लिए होता है एन इज इक्वल टू 3, एन के लिए कितना हो गया, एन इज इक्वल टू 4। तो कितनी वैल्यू होगी, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, ये वाला आपका करेक्ट होगा, दिस 4h अपॉन 2 पाई। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी वैल्यू पुट करके भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे कोई यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, एच वाली 34 जूल सेकेंड 4 इंटू 3.14, ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको 4 ऑप्शन में ऐसे सॉल्व वाली वैल्यूज भी दी जा सकती हैं, बट वो थोड़ा सा फिर न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। तो यूजुअली यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो इतना कैलकुलेशन तो नहीं, कम ही पूछते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में या वेरिएबल्स की फॉर्म में, इस तरीके से। ठीक है, चलिए, किस वाले में, पाई की वैल्यू क्या होती है, अच्छा 4h अपॉन, अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी, 4h ये नीचे लिख गया, हाँ 4h अपॉन 2, अब ठीक है, ठीक है, नीचे 4 लिख दिया, तो 4h अपॉन 2 इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बस वैल्यू पुट करनी होगी, ये वैल्यू सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं कितना आंसर आएगा, बट ऐसे यूजुअली कम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, ये जो मॉडल था, अब यहाँ पे हमारे पास जो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या डिफाइन कर दिया गया, आपके पास देखो, उन्होंने ये बता दिया कि रेडियस कितनी होती है ऑर्बिट की, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसका पूरा डेरिवेशन हम 11th क्लास में सीखेंगे, अभी नहीं सीखना है। ये होता है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू है आपकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट की, और यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में। अब यहां पर ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या चीज क्या क्या है। जो इसमें आपको n दिख रहा है, ये है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से नंबर की ऑर्बिट है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है ना। तो अगर फोर्थ शेल है तो n की वैल्यू 4, फिफ्थ शेल है तो आपकी n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट। जो z है, दिस इज योर एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन होगा तो z की वैल्यू 1, हीलियम होगा z की वैल्यू 2, लिथियम होगा z की वैल्यू 3, इस तरीके से। फिर दूसरा जो ये एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, देखो इसको समझो, एंगस्ट्रॉम ये लेंथ की यूनिट है। ठीक है, पहली चीज ये है कि ये लेंथ की यूनिट है। लेंथ होती है किसके बराबर होती है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे रखेंगे तो आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछा गया कि मीटर में बताओ, तो फिर आपको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, एंगस्ट्रॉम जो है वो यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ। रेडियस क्या होता है ना। हाँ, तो यूनिट ऑफ लेंथ है, बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए क्योंकि क्या होता है, देखो एटम बहुत छोटा है, तो एटम में जो फर्स्ट, हाँ बिल्कुल, माइक्रोमीटर से भी छोटा है ना, माइक्रोमीटर में तो n⁻⁻6 है, तो यहाँ पे वो और छोटा हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है, एंगस्ट्रॉम में आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसके बाद ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये वैल्यू का डेरिवेशन, इस वाले फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास इन द सेंस 11th क्लास में करेंगे। ठीक है, ये अभी नहीं समझ रहे हैं कैसे आई है, ये आई है, बस अभी इतना याद रखना है। ये वैल्यू कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उन सबकी वैल्यूज पुट करके ये फिक्स वैल्यू आती है 0.529। ठीक है, आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला याद करना है और कुछ याद नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। कितनी होती है वेलोसिटी, होती है आपकी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आता है आपका, एक मिनट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज योर मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू होती है। तो अगेन जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे,
यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। जैसे अगर मैं पूछूं कि मुझे ये बताओ कि मेरे पास ना थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से, जैसे बोला कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है सोडियम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी क्या है। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि जो बोहर एटम है उसकी लिमिटेशन है। बोहर मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए पॉसिबल है। तो सोडियम तो वन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए अभी ये क्वेश्चन सोडियम पे वैलिड नहीं होगा, बट हम इस पे लिख सकते हैं, जैसे लिथियम 2+, लिथियम 3+ लिख लो, ठीक है, इसके लिए पूछा जा सकता है। तो लिथियम 3+ जो होगा वो आपका होगा, एन की वैल्यू कितनी होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें सिर्फ वन ही होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तीन नहीं हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं लिथियम 2+ बनाना चाहता हूँ, तो लिथियम 2+ में देखो कैसे दिखेगा, इस तरीके से। अगर सिर्फ लिथियम बनाता तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो 3 कैसे फिल करते हैं, पहले वाले में 2 और 1, है ना। अब देखो कितना है, Li2+, Li2+ का मतलब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, एक यहाँ से गया, एक ये वाला चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज हो गए, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन बना, तो ये इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो जो बोहर मॉडल था ना, वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है, इन वाली स्पीशीज, यानी कि वो सभी स्पीशीज जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो लिथियम के पास तो 3 थे, लेकिन Li2+ के पास 1 है, तो ये हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप हाइड्रोजन बनाना चाहेंगे तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से, दिस इज योर हाइड्रोजन। तो ये सेम लग रहा है, देखो ये हाइड्रोजन और ये लिथियम 2+ इज सेम, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो आपकी एन की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि फर्स्ट शेल में है, और जेड की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी जेड कह रहा हूँ, जेड की वैल्यू, हाँ जेड की वैल्यू 3 आएगा, है ना। बस, तो जेड जैसे ही 3 आया, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कहाँ गया फॉर्मूला, यहाँ पे इस वाले में जेड की वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू रख दो, जेड की वैल्यू 3 एंड एन की वैल्यू 2, सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास देखो क्या था, हमसे एनर्जी भी पूछी जा सकती है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम आगे, अच्छा यहाँ पे हमने जेड स्क्वायर ले लिया क्या, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ Z/n है, सॉरी Z/n इज करेक्ट। एनर्जी के अंदर आपका Z²/n² है, तो यू विल गेट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज। उसके बाद यही तो बताया ना, एनर्जी बता रहे हैं ना, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला जो है, दिस इज -13.6 Z²/n², दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, यहाँ जो यूनिट है, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको याद रखना है। आपको यूनिट जो ऑप्शंस में देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जा सकती है। अगर वो जूल्स में पूछता है, ठीक है, अगर वो जूल्स में पूछता है, तो उस केस में आपको देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। आप जैसे ही इसको ऊपर वाली यूनिट जो भी वैल्यू आएगी, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी जूल्स में यूनिट हो जाएगी, जूल्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट है, जूल भी यूनिट है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर में वो जूल्स में दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए गए हैं। मोस्टली आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए जाते हैं। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं पूछ रहा, अगर थोड़ा सा टफ करना चाह रहा होगा तो फिर वो जूल्स वाला दे सकता है आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो भी आंसर आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो जूल में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी ना, ये सब बोहर में करी गई। ठीक है, जितना हमने पढ़ा। अब देखो क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से, एक तो आपके इनसे आ सकते हैं, देखो रेडियस से, वेलोसिटी से और एनर्जी से। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देखो कि अगर मुझे ट्रांजिशन करवानी है तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो हमने देखो दो केसेस पढ़े हैं। एक केसेस तो ये है कि हमारे पास सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है फर्स्ट में, ये ऊपर चला जाए, समझ रहे, हायर शेल में चला जाए। जैसे n इज इक्वल टू n1 मान लेते हैं, फिक्स है। अभी हो सकता है कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में चला जाए, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में चला जाए, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 में चला जाए, एंड सो ऑन। है ना, लोअर शेल से हायर शेल पे चला जाए, यानी कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट चला जाए। ये कब होगा? जब यहां पे होगा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। यानी कि अगर आप बाहर से सप्लाई करेंगे एनर्जी, जैसे मैं बाहर से प्रोवाइड करता हूं, कैसे प्रोवाइड कर सकता हूं? मैंने हीट कर दिया, ठीक है, एटम्स को हीट कर दिया, तो क्या होगा? एनर्जी मैंने प्रोवाइड करी है हीटिंग की वजह से, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन और ऊपर वाले शेल्स में जाएगा। अब वो कौन से वाले शेल में जाएगा ये डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी मैंने प्रोवाइड करी है। ध्यान से सुनना, कौन से वाले शेल में जाएगा। आपके मन में आ रहा सर कैसे पता लगेगा कि 2 में जाएगा या 3 में जाएगा या 4 में जाएगा, ये फर्स्ट वाले से? ये डिपेंड करेगा कि मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, इस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एब्जॉर्ब कब करेगा? जब आप एनर्जी सप्लाई करेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि ऊपर से नीचे आ जाए। जैसे सपोज करो n इज इक्वल टू 3 से 1 पे आ जाए, n इज इक्वल टू 2 से 1 पे आ जाए, n इज इक्वल टू 4 से 1 पे आ जाए। सिर्फ यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है n इज इक्वल टू 4 से 2 पे आ जाए, n इज इक्वल टू 4 से 3 पे आ जाए, n इज इक्वल टू 6 से 3 पे आ जाए। कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेल से नीचे आए। बस ध्यान रखना, जहां से आ रहा है वो ऊपर वाला शेल है, और जहां आ रहा है फाइनली वो लोअर वाला शेल है। ठीक है, लोअर ऑर्बिट है। अगर ऐसा कभी होगा तो इस केस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दिस केस। तो एब्जॉर्प्शन होगा तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इसको देखो इस तरीके से भी दिखाते हैं कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है n इज इक्वल टू 4 में, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमने इसको एनर्जी दी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, लाइक दिस। ठीक है, तो जैसी इसने एनर्जी हमने सप्लाई करी, इस इलेक्ट्रॉन ने जो n इज इक्वल टू 1 में था, इसने एब्जॉर्ब करी वो एनर्जी और ऊपर चला गया n इज इक्वल टू 4 में। अभी एग्जैक्टली इतनी एनर्जी थी जितनी इसको चाहिए थी n इज इक्वल टू 4 में जाने के लिए। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन मान लो n इज इक्वल टू 4 में प्रेजेंट है, इस तरीके से n इज इक्वल टू 1 में। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे आया, n इज इक्वल टू 2 में है, तो इसने ये एनर्जी रिलीज करेगा जितनी हमारे पास n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 के बीच में गैप होगा। दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स। ठीक है, कितना गैप है उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी होगी अगर n इज इक्वल टू 1 से उसको n इज इक्वल टू 4 में जाना है। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी का -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मैं यहाँ पे ना देखो इसको फिक्स कर देता हूँ। मान लो मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम 99% चांसेस है आपको हाइड्रोजन एटम दिया जाए। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा -13.6
बाय एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि z की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन के लिए, तो मैंने पुट कर दी इसमें यहाँ पे। जैसे मैंने 1 z इक्वल टू 1 रखा तो ये फॉर्मूला बन गया -13.6 बाय एन स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये इनिशियल है, और अगर मैं फाइनल बताना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे ni लिख देते हैं, इनिशियल के लिए i लिख दिया, फाइनल के लिए क्या करा, -13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर। फाइनल वाली हमने वैल्यू डाल दी, एफ एफ लिख दिया नोटेशन के लिए। तो एनर्जी गैप कितना होगा? एनर्जी गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो मैं बोलूंगा जो एनर्जी गैप होगा उसको हम दिखाते हैं डेल्टा ई से। डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी या डिफरेंस इन एनर्जी। डिफरेंस मतलब सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, यानी कि देखो कुछ एनर्जी यहाँ पे होगी, कुछ एनर्जी यहाँ पे होगी, तो आप क्या करो, E4 में से E1 माइनस कर दो, तो इनके बीच का गैप आ जाएगा ना, एनर्जी गैप आ जाएगा। इतनी ही एनर्जी हमें चाहिए होगी उस ट्रांजिशन को करवाने के लिए। तो देखो हम सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं ये वाली दोनों, EI हमें पता है, EF हमें पता है, तो जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे बना सकते हैं -13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस -13.6 एन आई स्क्वायर। ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो यहां से 13.6 कॉमन निकाल लेते हैं, 13.6, सो यू विल गेट 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर एनर्जी। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, देखो इस वाले फॉर्मूले में ध्यान से सुना, कौन कौन से, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इसमें फर्क है। इस वाले में मैंने एन को पहले ले लिया है ना, एन पहले लिखा हुआ है, तो वो ये राइट वाला प्लस हो गया, लेफ्ट वाला माइनस है, तो जैसे आप कॉमन निकालेंगे तो एन आई माइनस एन एफ स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखो आपके पास आई, ये फॉर्मूला आपके पास है। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो डेल्टा ई वाला फॉर्मूला, ये वाला, और यहाँ पे लेफ्ट में जो यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? पह हाँ बिल्कुल सही। ये जो पहला वाला फॉर्मूला है वो ये बताता है कि इस वाले की कितनी एनर्जी है, और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है डेल्टा वाला, वो ये बताता है कि यहां से लेकर n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 4 के बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है, कितना एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन 1 एंड 4 या 1 एंड 3 या 1 एंड 2, एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस। तो ध्यान से सुनना, अब मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी एनर्जी लगेगी। देखो इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा, डेल्टा ये निकालनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी हमें चाहिए, कहां से कहां पे। हम भेजना चाह रहे हैं एन इज इक्वल टू 1 से, एन आई ले लो, एन आई को 1 है, और इसे भेजना चाह रहे हैं फाइनली फोर्थ वाले में, यानी कि फोर्थ शेल के अंदर या फोर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो मेरे पास फिक्स हो गई, एन आई की वैल्यू मुझे पता है, एन एफ की वैल्यू मुझे पता है, फॉर्मूला लगाऊंगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 1 अपॉन एन आई क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर, एन एफ क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 13.6 इंटू 15/16, यही आ जाएगा ना। 16 माइनस 1, 15 हो गया ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इतनी एनर्जी अगर मैं दे दूं इलेक्ट्रॉन को, तो मेरा इलेक्ट्रॉन चौथे वाले में पहुंच जाएगा। समझ आया? क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है, ये गैप है आपका 1 से लेके 4 के बीच का। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, जो अभी n इक्वल टू 1 में है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा n इक्वल टू 1 में, जैसे ही इसको मैं ये एनर्जी दे दूं हीट करके या किसी भी तरीके से, 13.6 इंटू 15/16, ये वैल्यू अगर मैं दे दूंगा, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो ये ऊपर जाएगा। अब ये जो एनर्जी गैप है, ये है 1 से लेके 4 का, तो ये 4 में चला जाएगा। इज इट क्लियर? देखो ये चीज समझ आती है। ठीक है,
तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि बताओ जरा 1 से लेके मुझे 6 में ले जाना है, 1 से मुझे 6 में पहुंचाना है, तो मेरी एन आई की वैल्यू क्या होगी? एन आई की वैल्यू, ईशान, आर यू देयर? एन आई की वैल्यू क्या होगी अगर मेरे को 1 से लेके 6 में पहुंचाना है? 1 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको मैं 6th वाले में पहुंचाना चाहता हूँ, 6th वाले में, नीचे से ऊपर। और एन एफ की वैल्यू 6 ली जाएगी, है ना? और सॉल्व कर सकते हैं, एन आई की वैल्यू रख सकते हैं आप, 1 रख देना है यहाँ पे, एन एफ की वैल्यू 6। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं। जूल में निकालना हुआ तो हाँ, 6 × 10 के, बिल्कुल सही, ठीक है। ये वैल्यू आपसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो भी अगर जूल में पूछी जाए, करेक्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांजिशंस के लिए। सिमिलरली अगर मेरे को सोचो ऊपर से नीचे आना है तो हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। तो उस केस में सपोज करो हमारे पास 6 से आना चाह रहा है मान लो 2 पे, तो ये हो जाएगा आपका एन आई इनिशियल, और ये हो जाएगा आपका एन एफ। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये वैल्यू ना माइनस में आएगी, माइनस में। तो घबराना नहीं है, देखो ध्यान से सुनना, ये चीज और पता नहीं है कि अगर मेरे पास एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव, इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब है एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। अगर मेरे पास एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव आती है, इसका मतलब है एनर्जी आपकी रिलीज हुई है, रिलीज्ड, ठीक है। तो जब आप एन आई की वैल्यू 6 रखेंगे, एन एफ की वैल्यू 2 रखेंगे, इसी वाले फॉर्मूले में, सेम इसी वाले फॉर्मूले में, तो आपकी वैल्यू ना नेगेटिव में आएगी, ठीक है, नेगेटिव में। तो आपकी जो नेगेटिव वैल्यू, वो जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है कि एनर्जी रिलीज होगी। और बिल्कुल सही बात है, अगर कोई ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। तो वो एकदम करेक्ट है कि अगर प्लस आ रहा है तो आपकी एब्सॉर्ब हुई है एनर्जी, यानी कि आप नीचे से ऊपर ले जा रहे होंगे, और अगर आप ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं तो आपकी एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन होगा नेगेटिव साइन आने का इस केस में, करेक्ट है। इज इट क्लियर एवरीवन? सॉल्व कर लोगे? सो वी विल डू, गलत, उल्टा, यहाँ लिखा तो है, कहाँ गया? रुक जाओ, ढूंढने दो, इस जगह पे। अगर 1 से 2 में गया, 1 से 3 में गया, 1 से 4 में गया, तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो एब्जॉर्ब करेगा, खुद से थोड़ी कर लेगा। आप प्रोवाइड करेंगे तब एब्जॉर्ब करेगा। और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी, और जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो साइन आएगा आपका नेगेटिव, किसका? डेल्टा ई का, डेल्टा ई का, जो आप सॉल्व करेंगे। और जब आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इस केस में आपका डेल्टा ई का साइन आएगा प्लस, पॉजिटिव, ठीक है। ये कौन सा, ये डेल्टा ई वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर। बिल्कुल है, बहुत फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। हाँ, आगे तो भी बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है आगे। बोहर मॉडल तो क्लासिक, देखो हमारे पास जो है, हम इस चीज को कवर करने वाले हैं बस। हमारे पास ना दो थ्योरी होती है, क्लासिकल थ्योरी एंड दूसरी है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। तो जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें बोहर लास्ट था, जो बोहर मॉडल आप पढ़ रहे हैं अभी, ये लास्ट था क्लासिकल थ्योरी। इसके बाद हम क्वांटम थ्योरी पे स्विच कर गए। अब ये क्लासिकल से क्वांटम पे क्यों गए हैं और क्या होता है क्वांटम, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और वहां हम सीखेंगे कि क्वांटम थ्योरी होती क्या है, और उसके अंदर जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर्स भी बताए गए, वो क्या होते हैं, कैसे पता करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बोहर थ्योरी जो है, इसका ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब ये इसका फेलियर क्यों हुआ, ये क्यों बेकार था, क्या चीज नहीं समझा पाया, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब मिलेगा आपको। इस संडे आपका टेस्ट है, यू नो दिस, करण सर ने आपको ब्रॉडकास्ट में डाला होगा, मोल कंसेप्ट का टेस्ट।
शायद आपको नहीं मिला होगा। मानविक, उदित, यू नो दिस, आपके पास आया ब्रॉडकास्ट में? ठीक है, मैं चलो इन्फॉर्म कर दूंगा, वो मैसेज डाल देंगे। ठीक है, इस संडे आपका मूल कंसेप्ट का टेस्ट है। ओके। और जैसे ईशान आपने क्लासेस नहीं लिए तो यू हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन दी ऐप, फंडाज ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है, और फिर उसको, उसके बेसिस पे अगर आपको डाउट आएगा तो यू कैन आस्क मी कि क्या डाउट है, मुझे बता देना। ठीक है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय।